बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12 मैथ की क्लास में मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनकी संक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। संक्रिया में हमने पढ़ लिया योगफल संक्रिया, घटाव संक्रिया और अदिश गुणा संक्रिया, और दो मैट्रिक्सों का गुणनफल पढ़ रहे थे। वो टॉपिक हमारा बीच में रह गया। आज हम उनके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। अदिश गुणनफल आपको बताया था कि कोई मैट्रिक्स है, उसको अपन कोई अदिश राशि लेमडा की जगह अपन म्यू मान सकते हैं। कोई भी अदिश राशि यानी अचर पद एक्स वाई जेड जो भी आपकी मर्जी अनुसार गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है। किसमें? सिर्फ और सिर्फ अदिश मैट्रिक्स के अंदर। जब दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कर रहे थे उसके अंदर अपन ने क्या देखा था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। अब दो मैट्रिक्सों का गुणनफल पढ़ रहे थे, उसके अंदर बताया था कि कोई मैट्रिक्स A है m इंटू n कोटि की और मैट्रिक्स B है n इंटू p कोटि की। यानी इनके लिए एक कंडीशन होती है, जैसे योग के लिए कंडीशन है अपन दो मैट्रिक्सों का योग करते हैं, उसके अंदर है दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जबकि गुणनफल करते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए कि मैट्रिक्स A यानी पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी संभव है। जैसे कोई मैट्रिक्स है A के अवयव हैं हमारे पास A I J m इंटू n कोटि के। बाकी ये वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है तो पहले वो वीडियो देखना जरूरी है, मैं यहाँ शॉर्ट बता रहा हूँ। Aij इसकी कोटि है m इंटू n कोटि, इसका गुणा करें अपन कोई मैट्रिक्स B है और उसके अवयव है Bij और इसकी कोटि है हमारे पास n इंटू p। अब यहाँ n इंटू p क्यों लिया? इसलिए लिया कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या यानी n, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या यानी n आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हमें मैट्रिक्स एक अन्य प्राप्त क्या होगी? C प्राप्त होगी, जिसके अवयव होंगे Cij और इसकी कोटि लेने के लिए पहली मैट्रिक्स के तो अपन लेंगे पंक्तियों की संख्या यानी m, दूसरी मैट्रिक्स में लेंगे स्तंभों की संख्या यानी p। इस प्रकार से अपन ने गुणा किया था। यह तो था दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। अब इसमें अपन ने 2 इंटू 2 कोटि के एग्जाम्पल कर लिए थे। अब हम चर्चा करने वाले हैं 3 इंटू 3 कोटि के मैट्रिक्सों का गुणनफल और उसके बाद गुणनफल के गुणधर्म। तो पहले अपन एग्जाम्पल और देख लें, उसके बाद अपन इनके गुणनफल के बारे में देखेंगे। 3 इंटू 3 कोटि की मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसके लिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A जिसके अवयव हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोटि क्या है इसकी? 3 इंटू 3। तथा एक अन्य मैट्रिक्स है हमारे पास B ली है कैपिटल, तो इसके अवयव हो जाएंगे स्मॉल Bij यानी B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33 और इसकी भी कोटि क्या है? 3 इंटू 3। दो मैट्रिक्स A तथा B ली, दोनों की कोटियां समान हैं, तो हमें ये देखना आवश्यक नहीं है कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान है या नहीं। यदि दोनों की कोटि अलग अलग हो तो गुणा करने से पहले हम ये आवश्यक रूप से देखेंगे कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के क्या है? समान है या नहीं। यदि समान नहीं है, इसमें n का मान और इसमें पंक्तियों की संख्या n का मान आपस में समान नहीं है, तब दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल भी संभव नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अब दोनों मैट्रिक्सों का अपन गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो गुणा करेंगे A का B से।
तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी आएगा। अब इनके गुणनफल करके अवयव ज्ञात करते हैं। अवयव ज्ञात करेंगे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का, यानी प्रथम अवयव। ये अवयव ज्ञात करने के लिए अपन को पहली मैट्रिक्स का क्या लेना है, हमेशा और हमेशा पंक्ति लेकर चलना है। दूसरी मैट्रिक्स में अपन को स्तंभ लेकर चलने हैं। तो पहली मैट्रिक्स में पहली पंक्ति ली और इस दूसरी मैट्रिक्स में पहला स्तंभ लिया, यानी A11 का गुणा करेंगे B11 के साथ। A11 का गुणा किया B11 के साथ, अक्षर थोड़े छोटे हैं। प्लस करेंगे इसके अंदर A12 का गुणा करेंगे B21 के साथ। A12 का गुणा करेंगे B21 के साथ। इसमें फिर प्लस करेंगे A13 का गुणा करेंगे B31 के साथ। A13 का गुणा करेंगे B31 के साथ, यानी ये पहला अवयव आया है इस मैट्रिक्स का। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अंदर पहला अवयव। कैसे, पहली पंक्ति ली, इसका पहला स्तंभ लिया, प्रत्येक संगत अवयव के साथ A11 का गुणा B11 के साथ किया। इसमें फिर प्लस करेंगे A12 का गुणा B21 के साथ किया। इसका A13 का गुणा इसमें B31 के साथ गुणा किया और तीनों का योगफल करेंगे तो पहला अवयव आएगा। दूसरा अवयव ज्ञात करेंगे। दूसरा अवयव किस पंक्ति में ज्ञात करें, पहली पंक्ति यानी R1 में ज्ञात करें, तो इसकी पंक्ति पहली लेनी है। दूसरे स्तंभ के अंदर पहला अवयव ज्ञात करें तो दूसरा इसका स्तंभ लेना है। तो A11 का गुणा करेंगे B12 के साथ। A11 का गुणा करेंगे B12 के साथ। इसमें प्लस करेंगे A12 का गुणा B22 के साथ, B22 के साथ, प्लस A13 का गुणा B32 के साथ, A13 का गुणा B32 के साथ। ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अंदर अवयव आया है। जैसे इसमें A12 लिख रखा है, इसमें B12 लिख रखा है, तो ये कोई अन्य मैट्रिक्स C मान लेते हैं, यानी ये C12 आया है। अब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव ज्ञात करें तो इसके लिए पहली पंक्ति लेंगे, इधर से तीसरा स्तंभ लेंगे, तो यानी A11 का गुणा B13 के साथ, A11 का गुणा B13 के साथ। इसमें प्लस करेंगे A12 का गुणा B23 के साथ करके, A12 का गुणा B23 के साथ। इसमें प्लस करेंगे A13 का गुणा A13 का गुणा B33 के साथ। ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव आया है पहला। अब दूसरी पंक्ति ज्ञात करेंगे, इसकी R2 ज्ञात करेंगे तो इसकी दूसरी पंक्ति लेंगे, यानी पंक्ति ये लेंगे, और पहला अवयव ज्ञात करेंगे तो पहला स्तंभ लेंगे, दूसरा अवयव ज्ञात करेंगे दूसरा अवयव, और तीसरा अवयव ज्ञात करेंगे तो तीसरा स्तंभ। तो A21 का गुणा पहले किसके साथ करेंगे, B11 के साथ, B11 प्लस A22 का गुणा B21 के साथ, प्लस A23 का गुणा B31 के साथ। यह आ गया दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम के अंदर C21 अवयव। अब C22 ज्ञात करेंगे तो दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरा स्तंभ लेंगे, यानी A21 का गुणा B12 के साथ, प्लस A22 का गुणा इधर B22 के साथ, प्लस A23 का गुणा B32 के साथ। इसके बाद अगला अवयव ज्ञात करेंगे तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है A21 और इधर तीसरे स्तंभ का पहला अवयव है B13, प्लस इधर से A22 आएगा, इधर से B23 आएगा, A22
इधर से आएगा B23 प्लस इधर से A23 आएगा और इधर से B33 आएगा, A23 और इधर से आएगा B33। तीसरी पंक्ति ज्ञात करेंगे। तीसरी पंक्ति ज्ञात करने के लिए पहली मैट्रिक्स का तीसरी पंक्ति लेंगे और इधर से बारी बारी कॉलम लेंगे। तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव A31 का गुणा करेंगे पहले कॉलम B11, तो A31 का गुणा B11 के साथ किया प्लस करेंगे A32 का गुणा B21 के साथ करेंगे, A32 का गुणा B21 के साथ प्लस A33 का गुणा B31 के साथ। ये आ गया इसका एक अवयव। अगला अवयव ज्ञात करने के लिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो A31 का गुणा B12 के साथ, A32 का गुणा B22 के साथ, A32 का गुणा B22 के साथ और A33 का गुणा B32 के साथ, A33 का गुणा B32 के साथ। इसके बाद लास्ट अवयव ज्ञात करेंगे तो A31 का गुणा B13 के साथ करेंगे, A31 का गुणा B13 के साथ, उसके बाद A32 का गुणा B23 के साथ और A33 का गुणा B33 के साथ। और इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 पंक्ति है 3 स्तंभ यानी 3 × 3। कैसे किया एक बार दोबारा देखिए। 3 × 3 कोटि मैट्रिक्स के गुणनफल को देखिए आप। जैसे पहली मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास B है, दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल कर रहे हैं। तो इस नई मैट्रिक्स यानी AB गुणनफल करने के बाद AB मैट्रिक्स बन रही है, उसमें पहली पंक्ति के अंदर है, पहले स्तंभ के अंदर ये पहला अवयव है। पहला अवयव क्या है, A11 का गुणा B11 के साथ प्लस A12 का गुणा B21 के साथ प्लस A13 का गुणा B31 के साथ। इनका गुणा करके तीनों अवयवों को आपस में ऐड करेंगे तो नई मैट्रिक्स के लिए ये एक पहला अवयव होगा। यानी यदि C मैट्रिक्स मानकर चले अपन एक बार इसको, तो ये अवयव क्या आएगा, इतना C11 आएगा। ठीक है, ये जैसे C12 आएगा, ये C13 आएगा। इस प्रकार से अवयव आते हैं। कैसे आए ये कि A11 का गुणा B11 के साथ किया, यानी इस A11 का गुणा B11 के साथ। पहली पंक्ति ज्ञात करने के लिए पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति ही लेंगे और इधर से स्तंभ लेंगे बारी बारी अलग अलग से। जैसे पहला अवयव ज्ञात करने के लिए पहला कॉलम ले लिया, दूसरा अवयव ये ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ ले लिया, और तीसरा अवयव ज्ञात करने के लिए तीसरा कॉलम ले लिया और पहली पंक्ति ले ली। इस प्रकार से बारी बारी से अपन प्रत्येक बार गुणा करते हैं तो हमें 3 × 3 कोटि की क्या होती है, नई मैट्रिक्स से प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल संख्याओं के साथ जस्ट इसके बाद करेंगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं इसके बाद अपन एग्जाम्पल। जैसे कोई हमारे पास मैट्रिक्स A है, उसके अवयव दे रखे हैं जैसे -2, 1, 0, 3, 4, 2, 1, 2, 3। इस प्रकार से हमारे पास अवयव है A के, तथा मैट्रिक्स B है हमारे पास -1, -2, 0, 3, 4, 2, 1, -3, 2। दोनों की कोटि देखें तो इसकी भी कोटि 3 × 3 कोटि है, इसकी भी 3 × 3 कोटि है। दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल कर रहे हैं, यानी
ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात करने से पहले अपन देखेंगे कि मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या 3 है, मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या 3 है, जो कि आपस में क्या है, समान है। समान है इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव है। संभव है तो करते हैं, देखिए पहली पंक्ति लेंगे, इधर से पहला स्तंभ लेंगे। पहली पंक्ति क्या है, -2 का गुणा करेंगे -1 के साथ। मैं गुणा अलग अलग निशान लगा के नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट गुणा करके लिखूंगा। -2 का गुणा करेंगे -1 के साथ, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। फिर इस 1 का गुणा करेंगे इस 3 के साथ, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, यानी प्लस है 3। फिर 0 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ये नई मैट्रिक्स का पहला अवयव आ गया। वापिस पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति के अंदर है -2, इधर -2 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो +4 हो जाएगा, ये हो गए 4। फिर 1 का गुणा इस 4 के साथ करेंगे तो 4। फिर 0 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो 0। वापस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो -2 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 होगा। 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2। 0 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 0। ये पहली पंक्ति आ गई नई मैट्रिक्स की। 2 पंक्तियां और ज्ञात करें। दूसरी पंक्ति ज्ञात करें तो इधर से लेंगे दूसरी पंक्ति और इधर से पहली लेंगे, पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 3, इधर से पहले स्तंभ का पहला अवयव -1। -1 का गुणा 3 के साथ करें, इस -3 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो -3 आएगा। फिर 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 4 तिया 12। फिर इस 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 2 का गुणा 1 के साथ किया तो 2। उसके बाद दूसरा स्तंभ लेंगे। दूसरा स्तंभ इधर से 3 का गुणा किसके साथ करेंगे, -2 के साथ, यानी -6। फिर 4 का गुणा 4 के साथ, यानी 16। फिर 2 का गुणा -3 के साथ, 2 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो -6। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। वापस दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे, यानी 3 का गुणा इस 0 के साथ करेंगे तो 0 बन गया, प्लस 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 4 दूनी 8, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4। दूसरी पंक्ति प्राप्त हो गई। अब पंक्ति ज्ञात करेंगे तीसरी पंक्ति ज्ञात करने के लिए पहली मैट्रिक्स की तीसरी ही पंक्ति लेंगे। तो ये पंक्ति तीसरी ले ली, इधर से पहला स्तंभ लेंगे। 1 का गुणा -1 के साथ, -1 बना। फिर 2 का गुणा 3 के साथ, 3 दूई 6, और 3 का गुणा 1 के साथ, यानी +3। फिर 1 का गुणा -2 के साथ, यानी -2। फिर 2 का गुणा 4 के साथ, यानी 8। फिर 3 का गुणा -3 के साथ, यानी -9। लास्ट अवयव ज्ञात करेंगे। तो इधर से तीसरी पंक्ति और इधर से तीसरा स्तंभ। 1 का गुणा 0 के साथ किया तो 0, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ किया तो 4, 3 का गुणा 2 के साथ किया तो 6, और इसकी कोटि क्या प्राप्त हो रही है, 3 × 3 कोटि प्राप्त हो रही है। तो AB बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, सरल करके देखते हैं। 2 और 3 5, 5 0 5, यानी पहला अवयव आया 5। 4 4 8, 8 0 8, ये 8। इधर 0 2 2 और 2 0 2।
-3 + 12 यानी प्लस के 9 बचे, 9 प्लस का और +2 ऐड किया तो प्लस का 11, -6 + 16 प्लस के 10 रहेंगे, +10 - 6 यानी प्लस के 4 और 0 8 8 8 4 12, -1 + 6 प्लस के 5 रहेंगे, 5 और 3 8, -2 और प्लस के 8, -2 + 8 यानी प्लस के 6 रहेंगे, +6 - 9 यानी माइनस के 3 रहेंगे और 0 4 4 4 6 10। ये आपकी अंतिम रूप से मैट्रिक्स 3 × 3 की प्राप्त हो गई। और हुई कैसे प्राप्त है, ए का गुणा बी के साथ किया। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब अपन चर्चा करेंगे मैट्रिक्स के गुणनफल के गुणों के बारे में, यानी मैट्रिक्सों के गुणन के गुण। मैट्रिक्सों के गुणन के गुणधर्म। जैसे अपन ने योगफल पढ़ा था मैट्रिक्सों का, उसके अंदर भी गुणों के बारे में चर्चा की थी। योगफल के अंदर गुण क्या क्या थे? योगफल क्रम विनिमय हो सकता है, यानी यदि मैट्रिक्स ए में अपन बी को ऐड कर रहे हैं तो बी में ए को ऐड करेंगे तो भी मान समान प्राप्त होता है। मैट्रिक्सों का योग साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, यानी a + b करके यदि c मैट्रिक्स ऐड करते हैं, यानी a + b करके c जोड़ते हैं तो a के अंदर b + c एक साथ करके अपन ऐड करते हैं तो भी मान समान प्राप्त होता है। मैट्रिक्स के अंदर वितरण नियम का पालन होता है। मैट्रिक्स के अंदर गुणात्मक योगात्मक तत्समक प्राप्त होता है और योज्य प्रतिलोम भी प्राप्त होता है। अब उसी प्रकार मैट्रिक्स गुणन के गुणनफल गुणधर्म के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहला गुणधर्म आता है हमारे पास क्रम विनिमय, जिसका पालन ये नहीं करता, यानी मैट्रिक्सों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय का मतलब यदि अपन किसी मैट्रिक्स A का गुणा B के साथ कर रहे हैं तो ये मान किसके साथ बराबर नहीं होगा? B का गुणा A के साथ, यानी AB ≠ BA। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी AB ≠ BA। यानी जैसे अपन गणित के अंदर देखते हैं, किसी जैसे दो संख्या है हमारे पास 2 और 6, 2 को 6 से गुणा कर दो तो 12 प्राप्त हुआ, 6 को 2 से गुणा कर दो तो भी 12 प्राप्त हुआ। ये तो बात है संख्याओं के अंदर, संख्याओं में। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर इस प्रकार से करेंगे, A का गुणा B से करेंगे तो अलग मान प्राप्त होगा और B का गुणा A के साथ करेंगे तो अलग गुणा प्राप्त होगा। तो मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। नंबर 2 हमारे पास गुणधर्म है साहचर्य। योग कर रहे थे उसके अंदर साहचर्य नियम का पालन होता है। इसके अंदर देखते हैं मैट्रिक्सों का गुणन है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। मैट्रिक्सों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। कैसे? जैसे कोई मैट्रिक्स A है, इसका अपन गुणा B के साथ कर दें और इन दोनों के गुणनफल को C के साथ गुणा करें तो ये मान किसके साथ बराबर होगा? कोई मैट्रिक्स A है
और B और C का क्या है, गुणनफल है। यानी AB के गुणनफल को C से गुणा करते हैं तो BC के गुणनफल को A से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब शास्त्रीय नियम का मैट्रिक्स क्या करती है, पालन करती है। इसके बाद गुणनफल में अगली स्टेप है वितरण नियम। मैट्रिक्सों का गुणन है वो वितरण नियम का पालन करता है। मैट्रिक्सों का गुणन वितरण नियम का पालन करती है। किस प्रकार से, जैसे कोई मैट्रिक्स A है, इसका गुणा अपन कर रहे हैं B प्लस C मैट्रिक्स के साथ, यानी दो अन्य मैट्रिक्स हैं उनका योगफल यानी B प्लस C, इन दोनों के योगफल को एक अन्य मैट्रिक्स A से यदि अपन गुणा कर रहे हैं तो अपन इनका गुणा इस प्रकार कर सकते हैं कि पहले A का B से कर सकते हैं, A का B से कर सकते हैं और फिर A का C से कर सकते हैं। यानी दोनों को अलग अलग करके अपन गुणा कर दें और उसके बाद योग कर दें तो भी मान क्या होगा, हमें समान प्राप्त होगा। वितरण नियम क्या है कि दो मैट्रिक्सों के योगफल को अन्य मैट्रिक्स से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वही मान मैट्रिक्स A को पहले B के साथ करो और फिर C के साथ गुणा करो और फिर योग ज्ञात करो, तो जो मान प्राप्त होगा वही मान इस तरह गुणा करने पर होगा। यानी दोनों तरफ मान क्या आएंगे, समान आएंगे। गुणधर्म नंबर 4 है इसका। गुणधर्म नंबर 4 है कि मैट्रिक्सों का गुणनफल शून्य संभव है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से कोई मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स हो। जीरो मैट्रिक्स ना भी हो तो भी इनका गुणनफल क्या होगा, संभव होगा। दो मैट्रिक्सों का गुणनफल शून्य संभव हो सकता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि मैट्रिक्स A क्या हो, शून्य मैट्रिक्स हो तथा B क्या हो, शून्य मैट्रिक्स हो। यानी A और B शून्य मैट्रिक्स होना कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी AB का मान क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स के चिन्हों पर और संख्याओं पर निर्भर करती है। ठीक है, तो AB का गुणनफल जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके लिए कोई भी कंडीशन अनिवार्य नहीं है कि A जीरो मैट्रिक्स हो या B जीरो मैट्रिक्स हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। गुणधर्म 5 की बात करते हैं। गुणधर्म नंबर 5 क्या है, किसी वर्ग मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स अपन I से प्रदर्शित करते हैं। इकाई मैट्रिक्स I से गुणा करने पर सेम वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। गुणा करने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है, मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अर्थात यदि अपन A का गुणा I से कर रहे हैं या I का गुणा A से कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, A ही प्राप्त होगा। यानी A कोई मैट्रिक्स है और इस I को अपन क्या बोलते हैं, गुणात्मक है तत्समक, जहां मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स या I A का क्या है, A का गुणात्मक है तत्समक
है। यानी चाहे ए को आई से गुणा करो या आई को ए से गुणा करो, हमें प्राप्त क्या होगा, ए प्राप्त होगा। और यहाँ आई को ए का क्या बोलते हैं अपन, गुणात्मक तत्समक। पांचों नियम एक बार दोबारा देखिए। मैट्रिक्सों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, हमें मान क्या प्राप्त होंगे, समान ही प्राप्त हो, समान प्राप्त नहीं होंगे। जबकि संख्याओं के अंदर गुण धर्म क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता है इसका पालन। मतलब ए का बी से गुणा करेंगे तब कुछ और मान आएगा, बी का ए के साथ गुणा करेंगे तब कुछ और मान आएगा। मैट्रिक्सों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणनफल करके अपन कोई अन्य मैट्रिक्स सी से गुणा करें और यहाँ बी और सी का गुणा करके अन्य मैट्रिक्स ए का गुणा करें तो इन दोनों के मान क्या आएंगे, समान ही आएंगे। मैट्रिक्सों का गुणन वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का मतलब दो मैट्रिक्सों का योग करके अपन कई अन्य मैट्रिक्स से गुणा करें, जैसे ए से गुणा करें तो इनको अपन गुणनफल के रूप में इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं कि पहले ए का बी के साथ कर दिया, फिर ए का सी के साथ कर दिया और दोनों का क्या कर दिया, योग कर दिया, तो मान क्या आएंगे, दोनों तरफ समान आएंगे। चौथा नियम इसका क्या है, दो मैट्रिक्सों का गुणनफल शून्य हो सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि ए का मान क्या हो, 0 हो और बी का मान है 0। ए और बी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स होना आवश्यक नहीं है, जबकि ए बी का गुणनफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, क्योंकि ये ए और बी के अवयव पर निर्भर करता है। गुणधर्म 5 क्या है, किसी वर्ग मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स या आई से गुणा करने पर हमें सेम वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। जैसे ए को आई से गुणा किया या आई को ए से गुणा किया तो हमें प्राप्त क्या होगा, ए प्राप्त होगा। और यहाँ पे इस आई को अपन ए का क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। जब अपन योगफल कर रहे थे दो मैट्रिक्सों का, तब वहाँ पे योगात्मक तत्समक क्या बना था, योग के लिए योगात्मक तत्समक मतलब सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो रही थी, उसके लिए भी 0 मैट्रिक्स थी, यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स है। गुणनफल के अंदर इकाई मैट्रिक्स है और योगफल में 0 मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स, जिसको अपन ओ से प्रदर्शित करते हैं। योगफल के लिए ये योगात्मक तत्समक का काम कर रही थी। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ा, दो मैट्रिक्सों का गुणनफल पढ़ा और मैट्रिक्स के गुणनफल के गुणधर्म पढ़े। बाकी इनके जस्ट आगे क्वेश्चन करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।